Hello, once again. Today we are starting with chapter number 4 of macroeconomics, that is money. बेटा पैसा क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो आपको दूसरी चीजें खरीदने में हेल्प करेगा, दैट इज मनी. ओके. Money has so many functions, so many, right? It can buy you things. तो मनी इज बेसिकली व्हाट मनी डज. डिफाइन कैसे करते हैं मनी को? जो मनी करता है ना वो ही मनी है. मनी क्या करता है? मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आज मुझे कुछ खरीदना है या मुझे कुछ बेचना है तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी. उसकी मदद से मैं चीजें एक्सचेंज कर सकती हूँ, सेल कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ. Money acts as a medium of exchange. Apart from that, money acts as a unit of account. Unit of account मतलब सारी चीजें मैं आज किस फॉर्म में मेजर करूंगी? रुपए के फॉर्म में. मुझे मोबाइल खरीदना है, रुपए के फॉर्म में मेजर होगा. मुझे पेन खरीदना है, रुपए के फॉर्म में मेजर होगा. हर चीज की कीमत, हर सर्विस की कीमत रुपए के फॉर्म में मेजर होगी इन इंडिया, राइट? देन इट एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. आपको कोई भी चीज स्टोर करनी है, आपकी वेल्थ स्टोर करनी है, आपका वर्थ स्टोर करना है आपको, तो आप उसे पैसे के फॉर्म में स्टोर करके रखते हो. इट एक्ट्स एज अ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप मनी को आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो. और इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट. डेफर्ड का मतलब क्या होता है बेटा? डीलेड पेमेंट. कुछ टाइम बाद जो पेमेंट्स किए जाते हैं. ओके. तो अगर मैंने कोई लोन लेके रखा है तो वो मुझे रुपए फॉर्म में मिलेगा, और मुझे उसे रीपे करना है बेटा तो वो भी मुझे रुपए के फॉर्म में ही करना पड़ेगा. मनी का यही डेफिनेशन होता है. अभी मुझे पता है तुम्हें ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है, ठीक है. ये जितने भी पॉइंट्स इस डेफिनेशन में कवर्ड है ना, वो सारे फंक्शंस ऑफ मनी में फिर से आने वाले हैं. तो एक और बार ये सारी चीजें अपन फिर पढ़ने वाले हैं. मनी इज व्हाट मनी डज. इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. बेटा ये जितने भी पांचों पॉइंट्स हैं, ये पांचों हैं फंक्शंस ऑफ मनी जो हम आगे इस चैप्टर में देखने ही वाले हैं अदरवाइज भी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्टार्टिंग में क्या लाइन जोड़ के रखी है? मनी वो है जो मनी करता है. मनी इज व्हाट मनी डज. ओके. ये उसकी डेफिनेशन है. जनरली बेटा ये चैप्टर है ना 3 से 4 मार्क्स से ज्यादा में नहीं आना चाहिए. हाईएस्ट वेटेज ये चैप्टर कैरी करेगा वुड बी 4 मार्क्स. ओके. एज फार एज आई एम कंसर्न मुझे लगता है 3 से 4 मार्क्स से ज्यादा का वेटेज नहीं रखता है ये चैप्टर. मनी की डेफिनेशन पढ़ने के बाद हम अगली चीज पे आते हैं, वो है बार्टर सिस्टम. ये नाम तो तुमने सुन रखा है. बार्टर क्या होता है? ऐसा सिस्टम जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज किए जाते हैं, वो होता है बार्टर. पुराने जमाने में जहां पे रुपया नहीं होता था, पहले बार्टर एक्सचेंज चलता था कि 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो चावल, 1 किलो ज्वार के बदले में 1 किलो बाजरा. ये सब जो है ये बार्टर एक्सचेंज है, जहां पे गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज हो रहा है, रुपए के अगेंस्ट में नहीं. तो एक ऐसा सिस्टम जहां पे गुड्स और एक्सचेंज फॉर गुड्स, उसे कहा जाता है सीसी इकोनॉमी. कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी. मतलब ऐसा क्या हुआ होगा बेटा जिसकी वजह से लगा कि नहीं यार, बार्टर सिस्टम काफी नहीं है, हमको मनी लाने की जरूरत है. वी नीड टू इंट्रोड्यूस मनी इन आर इकोनॉमी. तो बेटा बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं बार्टर सिस्टम के. अगर ये ड्रॉबैक समझ लोगे ना तो फंक्शंस ऑफ मनी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे. सबसे पहली चीज पे आते हैं बेटा. पहला ड्रॉबैक, डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स. डबल को इंसिडेंस, को इंसिडेंस समझते हो? इत्तेफाक. डबल इत्तेफाक हो रहा है तो मतलब बार्टर एक्सचेंज हो पाएगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं हो पाएगा. मतलब बार्टर सिस्टम में, से फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई लैपटॉप था पुराना जो मुझे बेचना था. तुम्हारे पास कोई पुराना टू व्हीलर पड़ा है जो तुम्हें बेचना था. मैं तुमसे बोल मिली, मैं तुमसे बोल रही हूँ कि यार मुझे है ना एक पुराना लैपटॉप बेचना है. ठीक है. एंड यू आर सेइंग, अरे मैम क्या बात कर रहे हो यार, हमको तो खरीदना ही था, आई वांट टू परचेज दी लैपटॉप. तो
इतने सिचुएशन में क्या एक्सचेंज हो जाएगा? नहीं हो पाएगा बेटा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि बेटा, अगर मैं तुमको लैपटॉप दे रही हूँ तो तुम्हारे पास तो रुपए है ही नहीं, हमारी इकोनॉमी में रुपए है ही नहीं, तो तुम्हें भी मुझे कुछ कमोडिटी देनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर जो कमोडिटी तुम्हारे पास है, से फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे पास टू व्हीलर था, तुमने मुझे बोला कि मैम मेरे पास एक पुराना टू व्हीलर है, वो आपको चाहिए क्या, आपको खरीदना है क्या वो? एंड आई एम सेइंग नहीं यार, मुझे टू व्हीलर का रिक्वायरमेंट तो नहीं है। मतलब बेटा फिर तो एक्सचेंज हो ही नहीं पाएगा ना। मेरे पास लैपटॉप है, तुम्हें चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास रुपए नहीं है अभी, इस इकोनॉमी में रुपए नहीं है, तुम्हारे पास कोई ऐसी कमोडिटी नहीं है जो तुम मुझे दे पाओ, तो एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा यार। लेकिन हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई पुराना टू व्हीलर था और तुमने मुझे बताया कि मैम मेरे पास एक पुराना टू व्हीलर पड़ा है, आपको चाहिए क्या? एंड आई एम लाइक कि हाँ, अरे वाह यार, क्या डबल इत्तेफाक है, इसे बोलते हैं डबल इत्तेफाक। तुम्हें लैपटॉप चाहिए था, मुझे टू व्हीलर चाहिए था, अब एक्सचेंज पॉसिबल है। ओके, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स चाहिए तो ही जाकर एक्सचेंज हो पाएगा। यहाँ पर a good in possession of one person should be needed by another person, and good in possession of another person should be needed by me, first person, तो ही एक्सचेंज हो सकता है। बिना इसके एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो बेटा सेल और परचेज के एक्ट सेपरेट नहीं हो पाएंगे, आपको एक हाथ देना और एक हाथ लेना साथ में करना पड़ेगा। सेल और परचेज साथ में होगा तो ही बाटर सिस्टम में एक्सचेंज हो पाएगा। पहला ड्रॉबैक ऑफ बाटर सिस्टम। Second drawback of barter system, lack of common unit of measurement. मेरे पास पेन है, मैं पेन बेचती हूँ, तुम रबर बेचते हो, इरेजर बेचते हो, ठीक है, और तुम आए मेरे पास कि आप तुम्हें पेन खरीदना है। नाउ सी, पेन का कोई प्राइस ही नहीं है, मतलब 2 रुपए का पेन है, 3 रुपए का पेन है, 5 रुपए का पेन है, ऐसा तो डिसाइडेड ही नहीं है। तुम मेरे पास अगर पेन खरीदने आओ कि तुम्हें, तो मेरा अगला क्वेश्चन पता है क्या होगा? आई विल बी आस्किंग यू, बताओ कि तुम मुझे दोगे क्या यार, कौन सी कमोडिटी के बदले में तुम्हें पेन चाहिए? तुम समझ रहे हो हमारा एक्सचेंज कैसे डिसाइड हो रहा है? मैं तुम्हें 5 पेन दूंगी, उसके बदले में तुम मुझे 10 इरेजर देना, तो हमारा एक्सचेंज होगा। मतलब दिस इज सो वियर्ड, राइट? अब तुम तो इरेजर बेचने वाले हो, मैं पेन बेचने वाली हूँ, मेरे पास अब कोई और आता है, वो बॉटल बेचता है, वाटर बॉटल्स, तो मैं उसको बोल रही हूँ हाँ ठीक है, मैं तेरे को 50 पेन दे दूंगी, तो तू मेरे को एक वाटर बॉटल दे देना। हर बार जब भी एक्सचेंज करना है, कोई फिक्स प्राइस ही नहीं है यार। हर बार एक्सचेंज किस फॉर्म में हो रहा है? एक गुड के सेल करने के लिए या परचेज करने के लिए आपको उसकी रेट, उसकी वैल्यू डिसाइड करनी पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ अनादर गुड। कोई फिक्स रेट नहीं है मार्केट में जो अवेलेबल है। तो एक्सचेंज कैसे होता है बेटा बार्टर सिस्टम में? वन कमोडिटी हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ अनादर कमोडिटी। रुपए के टर्म्स में कितना आसान हो जाती है ना हर चीजें रुपए के टर्म में मेजर हुई है, तो आप आराम से कंपेयर कर पा रहे हो। इस केस में इट इज सो वेरी डिफिकल्ट। ओके, थर्ड प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब देखो, पैसा नहीं है यार, आज की तारीख में तुम पैसे कमाते हो, तुम्हारा जो भी सैलरी है, पैकेज है, जो भी तुम बिजनेस में कमाते हो, तुम उसे सेव कर सकते हो, तुम इन्वेस्ट कर देते हो बैंक में, शेयर मार्केट में, यू नो, देयर आर सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल। लेकिन यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर तो पैसा है ही नहीं। तो तुम समझ रहे हो तुम कमाते किस फॉर्म में हो? तुमको इरेजर मिल रही है, वाटर बॉटल्स मिल रही है, तुमको लैपटॉप मिल रहा है, यू आर अर्निंग इन टर्म्स ऑफ गुड्स। तो गुड्स अगर कमा रहे हो तो डोंट यू फील गुड्स को स्टोर करना कितना पैथेटिक काम है यार। आज की तारीख में अगर तुमको कोई बोले कि तुमको पैसा स्टोर नहीं करना है बेटा, तुमको गुड स्टोर करके रखना है, तो तुमको गेहूं, अनाज, ये सब स्टोर करके रखना पड़ेगा। और इस स्टोर, इन सब चीजों को स्टोर करने के लिए इतनी बड़ी स्पेस चाहिए, स्पेस बड़ी चाहिए तो उसकी कॉस्ट भी हैवी है। डर, कुछ डर है मन में। डर क्या है? फियर ऑफ थेफ्ट, फियर ऑफ स्पॉइलेज, चीजें खराब होने का, चीजें चोरी होने का डर पूरे टाइम बना रहेगा। Ultimately, in barter exchange, it is very difficult to store value in terms of goods. ट्रांसफर ऑफ वैल्यू भी सोचो ना कितना डिफिकल्ट है। मतलब
तुम्हारा जॉब अगर मुंबई में लग गया आज की तारीख में, इट्स सो इजी यू नो टू ट्रैवल. यू आर स्टेइंग इन, से फॉर एग्जांपल आई टेक, गुजरात साइड में रहते हो तुम एंड नाउ यू हैव टू शिफ्ट टू मुंबई. ओके, तो अगर तुम शिफ्ट होगे टू मुंबई आज की तारीख में, बहुत टफ नहीं है ना. पैसे ले जाओ, रेंट पे जगह ले लो, चीजें खरीद लो. ओके, क्योंकि पैसा है. नाउ इफ यू विश टू शिफ्ट टू मुंबई इन बाटर एक्सचेंज, पैसा तो है ही नहीं ना. मतलब इमेजिन यार, तुमको मुंबई जाना है, तुमको ट्रक भर के चीजें ले जानी पड़ेंगी, क्योंकि पैसा तो है ही नहीं. पैसा नहीं है तो तुमको सारी चीजें यहाँ से लेके जानी है. सारी चीजें अगर एक्सचेंज करनी है, रेंट पे घर भी चाहिए, तो वो लैंडलॉर्ड को भी चीजें दोगे तो जाके वो रेंट पे तुम्हें जगह देगा. गुड्स देने पड़ेंगे, गुड्स. एम आई क्लियर? तो अल्टीमेटली इट इज सो डिफिकल्ट टू ट्रांसफर वैल्यू इन बार्टर सिस्टम. एक से दूसरी जगह अगर आपको ट्रांसफर करनी है चीजें, तो वो भी बहुत डिफिकल्ट है. आखिरी प्रॉब्लम, लैक ऑफ मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. कुछ लोन लेके रखा है तुमने, आज की तारीख में बहुत आसान है ना. रुपए के टर्म्स में लोन मिल जाता है, रुपए के टर्म्स में लोन चुका दो, बहुत आसान है सब कुछ. अब उस जमाने में जब रुपया था ही नहीं, तो बेटा बार्टर एक्सचेंज था. और अगर बार्टर एक्सचेंज था तो हर चीज किस फॉर्म में मेजर हो रही है? गुड्स के फॉर्म में. तो बेटा आपको उधारी चाहिए ना, उधारी तो आपको गुड्स के फॉर्म में मिलेगी, आपको रुपए के फॉर्म में नहीं मिलेगी. और अगर आपको गुड्स के फॉर्म में चीजें मिल रही हैं, तो से फॉर एग्जाम्पल तुमने 50 किलो राइस उधार में लेके रखे हैं, अब चुकाओगे कैसे? राइस के फॉर्म में अगर चुकाना पड़े तुम्हें, मतलब तुम्हारे पास अगर राइस होता तो तुम उसका उधारी करते ही क्यों? अब अगर तुम्हारे पास राइस नहीं है तो तुम किस फॉर्म में चुकाओगे? तुम उसके बदले में उसे गेहूं दोगे. अगर गेहूं दोगे तो 50 किलो राइस के बदले में कितना गेहूं दोगे? इट इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, राइट? तो there was lack of medium of deferred payments. There are 4 points drawbacks of barter system: double coincidence of wants, lack of common unit of measurement, lack of store of value and transfer of value, and lack of medium of deferred payments. 4 प्रॉब्लम है. ओके, अब बेटा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है मनी को लेकर आना पड़ेगा. सॉरी, मनी ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी ना, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा. पहला प्रॉब्लम क्या था बेटा? पहला प्रॉब्लम था डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जो बार्टर सिस्टम में था. प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन, बेटा दो फंक्शंस होते हैं मनी के. लेट मी जस्ट टेल यू, दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अगर 3 नंबर का क्वेश्चन किसी टॉपिक से बन सकता है तो वो ये टॉपिक है इस चैप्टर में. मतलब हाई पॉसिबिलिटी इसकी है. इसका ये मतलब नहीं कि बाकी चीजें पढ़ के नहीं जानी है, बट दिस इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, जो तुम्हें छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना है. फंक्शंस ऑफ मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अब फंक्शंस में पता है बेटा क्वेश्चन कैसे बनता है? दे वोंट आस्क यू डायरेक्टली कि बताओ फंक्शन ऑफ मनी बताओ. जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है. व्हाट दे विल डू, फॉलोइंग फंक्शंस को एक्सप्लेन करो. तो दे विल जस्ट गिव यू यू नो 2-3 फंक्शन. बताओ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी, या फिर कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाला फंक्शन एक्सप्लेन करो. तो दे विल जस्ट टेल यू द पॉइंट, तुमको उसका एक्सप्लेनेशन याद होना चाहिए. तो बेटा टारगेट ये है जब ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कि तुमको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से याद होना चाहिए. ओके, नाउ बेटा कमिंग ऑन टू दिस, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी में 2 पॉइंट्स हैं जो शुरू की 2 प्रॉब्लम को खत्म कर रहे हैं जो बार्टर सिस्टम में थी. पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब आज की तारीख में अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो तुम गुड्स के फॉर्म में नहीं, तुम रुपए के फॉर्म में खरीदते हो. और अगर तुम्हें कुछ सेल भी करना है तो जो भी कमोडिटी तुम बेचोगे उसके बदले में तुम्हें रुपया मिलेगा, राइट? मतलब सेल और परचेज तुम चाहो तो अलग अलग कर सकते हो. मैं अभी पेन बेचना चाहती हूँ, मुझे कुछ खरीदना नहीं है अभी. बार्टर सिस्टम में मुझे हाथों हाथ कुछ खरीदना भी पड़ रहा था, लेकिन रुपए के आने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है. सेल अलग कर लो यार, तुमको पेन बेचना है पेन बेच लो, रुपए ले लो. परचेज अलग कर लो, जब कुछ खरीदना हो मार्केट में जाना हो तो फिर रुपए कैरी कर लेना, और रुपए देकर जो भी चीज खरीदनी है वो खरीद लेना.
मतलब सेल का एक्ट और परचेज का एक्ट ये दोनों सेपरेट हो गए हैं आफ्टर कमिंग ऑफ बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के आने के बाद ये दोनों एक्ट सेपरेट हो चुके हैं। प्राइमरी फंक्शन में पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा इमेजिन करो यार, मतलब पहले कितना प्रॉब्लमेटिक था, कुछ सेल कर रहे हो तो कुछ हाथों हाथ खरीदो भी। आज की तारीख में तुम सेल अलग करते हो, तुम परचेज अलग करते हो। तो सेल और परचेज के एक्ट सेपरेट होने के कारण प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। तुम ज्यादा चीजें खरीद पाते हो, तुम ज्यादा चीजें बेच पाते हो। प्रोडक्शन का प्रोसेस अगर बढ़ते जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट देखते हुए बेटा, नेशनल इनकम मतलब greater production in the economy, right? The total production of the economy is national income. तो जितना ज्यादा प्रोड्यूस करोगे उतनी ज्यादा नेशनल इनकम होगी। अल्टीमेटली अगर सेल परचेज अलग अलग हो पा रहा है तो प्रोडक्शन आपके देश में बढ़ रहा है, और अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। बेटा इसके एक्सप्लेनेशन प्लीज याद रखना। इसने तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया बार्टर एक्सचेंज की? double coincidence of wants. It has solved the problem of double coincidence of wants. But a second primary function of money. बार्टर एक्सचेंज में क्या पॉइंट था? लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यहां पर क्या है? देयर इज अ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फायदा क्या है? दैट इज कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। मनी के आने के बाद आज की तारीख में सारी चीजें मेजर होती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। पैसों के टर्म्स में हर चीज मेजर की जाती है, और अगर पैसों के टर्म्स में हर चीज मेजर होगी तो एक गुड को दूसरे गुड के टर्म्स में वैल्यू करने की जरूरत नहीं है। 5 पेन के बदले में 10 इरेजर, 50 पेन के बदले में एक वाटर बॉटल। नो, यू डोंट हैव टू मेजर ईच एंड एवरी थिंग इन टर्म्स ऑफ अनदर थिंग्स अवेलेबल इन मार्केट। आपको हर चीज मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ मनी। तो कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट की वजह से all the goods and services are now measured in terms of money. बेटा इमेजिन करो यार, बार्टर सिस्टम के कारण कभी अकाउंटिंग सिस्टम डेवलप ही नहीं हो पाता। आज की तारीख में जो तुम डेबिट क्रेडिट, किसको कितने पैसे चुकाने, बैलेंस शीट बना रहे हो, पी एंड एल बना रहे हो, ये सब तब हो पा रहा है जब देयर इज अ कॉमन यूनिट टू मेजर। बार्टर सिस्टम में तो कोई कॉमन यूनिट थी नहीं यार। क्या डबल एंट्री सिस्टम, कुछ भी नहीं हो पाएगा, अकाउंट्स वाली चीजें ही नहीं लग पाएंगी। लेकिन क्योंकि मनी आ चुका है तो इट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम इन आवर कंट्री एंड एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एक प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम हमारी कंट्री में डेवलप हो पाया, और उसके बाद अब हम नेशनल इनकम भी एस्टिमेट कर पा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ बेटा, ये जितने भी पॉइंट्स अपन पढ़ रहे हैं इनका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा प्राइमरी तो दो थे। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंस हमने बार्टर में प्रॉब्लम पढ़ा था, उसको सॉल्व कर दिया मीडियम ऑफ एक्सचेंज ने। हमने बार्टर में प्रॉब्लम पढ़ी थी लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट, उसको सॉल्व कर दिया है कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट वाले पॉइंट में इन केस ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी। अब बेटा जो पॉइंट्स तुमने और पढ़े थे बार्टर एक्सचेंज में प्रॉब्लम्स में, क्या था? थर्ड पॉइंट था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू एंड लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। ये भी सॉल्व हो गया है। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, इसको सॉल्व करने के लिए स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन है अगला पॉइंट। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब बेटा आज की तारीख में सारी चीजें स्टोर की जाती हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। गए वो जमाने जब तुम्हें स्टोर करनी पड़ते थे गुड्स। ओके, आज की तारीख में आप अपनी वर्थ, आप अपनी वेल्थ स्टोर करते हो रुपए के टर्म्स में। और कितना आसान हो गया यार, जो भी सैलरी तुमको मिलती है तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हो इन शेयर मार्केट। नाउ यू हैव गॉट डिजिटल मनी, राइट? तो शेयर मार्केट में लगा दो, गोल्ड में लगा दो, डिजिटल गोल्ड तक आ चुका है, राइट? एंड एफडी में कर दो, और ये सारी चीजें सिर्फ सिंपल, मतलब थोड़ी बहुत, जैसे पासबुक भी आज की तारीख में नहीं चाहिए। एवरीथिंग कैन बी स्टोर्ड इन जस्ट अ स्मॉल ड्रॉर ऑफ योर अलमिरा, राइट? मतलब जितने भी तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स है, जितनी भी तुम्हारी वेल्थ है, वो सब स्टोर की जा सकती है इन अ स्मॉल ड्रॉर ऑफ योर अलमिरा। तो बड़ी बड़ी जगह नहीं चाहिए, उसकी हैवी कॉस्ट नहीं चाहिए।
डर नहीं है कि खराब हो जाएंगी चीजें, ये भी डर नहीं है कि चोरी हो जाएगी। बेटा कैश फॉर्म में रखोगे तो चोरी होगी, लेकिन अगर सारे पैसे तुमने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखे हैं तो ऐसी सिचुएशन में चोरी का डर तो नहीं है। ओके, तो इन दैट केस मनी हैज सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। तो आप आज की तारीख में चीजें नहीं, पैसे आसानी से स्टोर कर सकते हो। और अगर तुम पैसे आसानी से स्टोर कर सकते हो तो ऑटोमेटिकली हम खुद में सेविंग और इन्वेस्टमेंट की हैबिट डेवलप कर पाएंगे। सेविंग और इन्वेस्टमेंट की अगर हम हैबिट डेवलप करेंगे तो हमारी कंट्री में सेविंग्स बढ़ेंगी। सेविंग बढ़ेगी तो समझ रहे हो बेटा, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे इकोनॉमी में, क्योंकि हम जो पैसा सेव करते हैं, जैसे बैंक में तुमने डिपॉजिट कर दिया, वो पैसा बैंक में गया, बैंक वाले क्या वो कैश फॉर्म में रखते हैं अपने पास में ना, बैंक वाले उसका लोन बांट देंगे। और लोन बांटेंगे बेटा तो ही तो वो इन्वेस्टमेंट होगा, प्रोड्यूसर तभी तो प्लांट एंड मशीन खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट इन इकोनॉमिक्स, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, मतलब प्लांट एंड मशीन में पैसा लगाना बाय अ प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन, फर्दर प्रोडक्शन में पैसा लगना चाहिए यार प्लांट एंड मशीन में, तो उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इट इंक्रीजेस द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन द इकोनॉमी, और सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स भी बढ़ जाते हैं इन द इकोनॉमी। कमिंग ऑन टू फोर्थ थिंग बेटा, एक और प्रॉब्लम थी बार्टर एक्सचेंज की, लैक ऑफ ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। लेकिन मनी ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, दैट इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अगर एक से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करनी है वर्थ, तो इट कैन बी ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इजिली। मतलब आज की तारीख में तुम्हारा यूएस में भी जॉब लग जाए ना तो तुम रोगे नहीं बैठ के, फाइन, यू विल बी हैप्पी। एक से दूसरी जगह जाना कोई मुश्किल काम नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि तुम्हें चीजें भर के लेके जानी है, तुमको बस मनी लेकर जाना है एंड प्रॉब्लम्स विल बी सोल्व्ड। एम आई क्लियर विद दिस? Fourth, fourth function is transfer of value. You can easily transfer money from one place to another. और अगर आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो एक से दूसरी जगह पे अपनी वर्थ, तभी तो ग्लोबल मार्केट्स डेवलप हो पा रहे हैं, और ग्लोबली एक से दूसरी कंट्री में आप अपने आउटलेट्स खोल पाते हो, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एमएनसीज आ रही हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू की वजह से इट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ ग्लोबल मार्केट्स एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। लास्ट, इट एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट का क्या मतलब होता है? डेफर्ड पेमेंट मतलब डिलेड पेमेंट। मतलब इमेजिन करो यार, अगर तुमको मनी नहीं होता, बार्टर एक्सचेंज में तुमको जॉब मिली है ना, तो पैकेज कैसा होता? मतलब पैकेज ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 10 लाख का पैकेज मिला है ना, रुपया तो है ही नहीं। तो अब कैसा पैकेज होगा? तुम जो भी सर्विस दोगे उसके अगेंस्ट में 100 किलो चावल, 50 किलो गेहूं, 10 जोड़ चप्पल, 50 जोड़ कपड़े। मतलब इट वुड बी अ वियर्ड पैकेज जो गुड्स के फॉर्म में पूरा बना हुआ है। ठीक है, मतलब फ्यूचरिस्टिक पेमेंट्स वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट इन बार्टर सिस्टम। लेकिन आज के तारीख में क्योंकि मनी आ चुका है तो फ्यूचर पेमेंट्स आसानी से हो सकते हैं। और क्योंकि फ्यूचरिस्टिक पेमेंट सब रुपए के फॉर्म में ही होते हैं, लोन लिया है तो रुपए में लिया है, लोन वापस करना है तो रुपए के फॉर्म में करना है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक पेमेंट सब रुपए के फॉर्म में होते हैं, दैट इज व्हाई इट हैज लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। तुम उधार ले सकते हो, तुम शेयर मार्केट से पैसा उठा सकते हो, तुम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो, क्योंकि वो भी रुपए के फॉर्म में लेंगे और तुम्हें भी रुपए के फॉर्म में ही रिटर्न आएगा। ठीक है, तो बेटा देर आर टू प्राइमरी फंक्शंस, आई एम रिपीटिंग, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट। और 3 सेकेंडरी फंक्शंस हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। अब थोड़ा रिकॉल करो बेटा, मनी की डेफिनेशन में भी यही चीजें थी ना। मनी इज व्हाट मनी डज, इट एक्ट्स एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यूनिट ऑफ अकाउंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ओके, अब ये एक छोटू सा टॉपिक देके रखते हैं कुछ बुक्स में, बहुत सारे स्कूल्स में तो पढ़ाते भी नहीं है, स्टैटिक एंड डायनामिक फंक्शन। बेटा स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, और डायनामिक मतलब होता है जो चेंज हो रहा है। स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी मतलब क्या? स्टैटिक मतलब जो काफी टाइम से वैसे के वैसे ही चले आ रहे हैं। जितने भी अभी तुमने प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन देखे ना, वो सारी स्टैटिक फंक्शंस ऑफ मनी थे।
जो सालों से एज इट इज कन्वेंशनल फंक्शंस ऑफ मनी। डायनेमिक फंक्शंस ऑफ मनी क्या होते हैं? डायनेमिक फंक्शंस उसे बोलते हैं जो चेंज हुए हैं ओवर टाइम। मनी के वो सारे फंक्शंस जो ओवर द टाइम चेंज हुए हैं उसे बोला जाता है डायनामिक फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा मनी के दो और फंक्शंस रिसेंट में आए हैं। मनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। स्थिरता मेंटेन करता है यार इकोनॉमी में। मतलब आज की तारीख में तुमको पता है कि $1 अगर 83 बराबर है, अब $1 85 बराबर हो गया, तो रुपए की वर्थ गिरती जा रही है ना, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। आज $1 को खरीदने में तुमको 85 रुपीज लग रहे हैं जो पहले 83 ही लग रहे थे। तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ इंडिकेशन कि क्या है रुपए की वर्थ इन द इकोनॉमी। ओके, और स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है इकोनॉमी में? तो आप ये बेटा एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे करके, फ्लक्चुएशंस एक्सचेंज रेट में होते हैं जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 11 फॉरेन एक्सचेंज, नहीं चैप्टर नंबर 10 फॉरेन एक्सचेंज। इन आर सीक्वेंस इट्स चैप्टर नंबर 10। ओके, तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे गवर्नमेंट इस एक्सचेंज रेट को भी, गवर्नमेंट नहीं मतलब मेनली आरबीआई, इस एक्सचेंज रेट को भी फ्लक्चुएट करती है। ओके, टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन आर इकोनॉमी। डॉलर का रेट कितना क्या है उससे एक्सपोर्टर इंपोर्टर्स को काफी फर्क पड़ता है, और इस वजह से मनी हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द इकोनॉमी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। मनी की मदद से आप ग्रोथ प्रोसेस को भी बढ़ा सकते हो। ओके, सो देयर आर टू डायनामिक फंक्शंस ऑफ मनी, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ। अब आते हैं बेटा अगले टॉपिक पे। दिस इज ऑल्सो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आई फील ये एक नंबर से ज्यादा में नहीं आ सकता। टाइप्स ऑफ मनी, फिएट मनी एंड फिड्यूशियरी मनी। पहली कैटेगरी है फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी, और दूसरी कैटेगरी है फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। अब बेटा पहली कैटेगरी देखते हैं, फिएट एंड फिड्यूशियरी मनी। फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी मतलब वो मनी जो इशू हुआ है अंडर द ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट। जो पैसा गवर्नमेंट ने इशू किया है, गवर्नमेंट एक डॉक्यूमेंट रिलीज करती है, उसे बोला जाता है लीगल टेंडर। लीगल टेंडर में लिखा जाता है 100 रुपए के 1 करोड़ नोट्स ऑफ रुपीज दिस दिस इशू हुए हैं इन द इकोनॉमी। को हर नोट पे ना नंबरिंग होती है, इस नंबर से लेकर इस नंबर। ये जो डॉक्यूमेंट होता है ना जिसमें लिखा जाता है कि इतने नोट इतने वर्थ के इस नंबर के ये सब इशू हुए हैं, उसे बोला जाता है लीगल टेंडर। तो बेटा जो भी पैसा गवर्नमेंट इशू करती है उसकी अथॉरिटी के अंदर, उसे बोला जाता है फिएट मनी। जैसे हमारी कंट्री में रुपया चलता है, तो रुपया रुपया इज फिएट मनी इन इंडिया। एक होता है फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी वो होता है जो लीगल टेंडर नहीं है। लीगल टेंडर नहीं है मतलब गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया है यार, उसके ऑर्डर या अथॉरिटी के अंडर इशू नहीं हुआ है, तुमने वो एक्सचेंज किया है कॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। तुम मुझे कोई चेक देते हो, मैं वो एक्सेप्ट कर लेती हूँ, 10,000 रुपए का चेक दिया तुमने मुझे, अब मैं वो बैंक में लेकर गई, वो चेक बाउंस हो गया, मतलब बाउंस हो गया मतलब पेमेंट ऑनर नहीं हुआ, 10,000 रुपए थे ही नहीं तुम्हारे खाते में, तुमने तो मुझे चेक दे दिया था। मैंने वो चेक एक्सचेंज किया या मैंने वो चेक लिया क्योंकि वी हैड अ काइंड ऑफ ट्रस्ट, हम दोनों के ट्रस्ट लेवल को देखते हुए। ठीक है, बैंक की कोई जवाबदारी नहीं है कि अगर 10,000 रुपए तुम्हारे खाते में ना भी हो तो भी 10,000 रुपए वो बैंक अपनी जेब से निकाल के दे ना। आई टुक दैट चेक कॉज आई ट्रस्टेड यू। तुमने वो ट्रस्ट ब्रीच किया है, और वो जो चेक का एक्सचेंज है ना, दैट इज फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी मतलब ऐसा पैसा बेटा जो एक्सचेंज किया जाता है कॉज ऑफ ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। पेयर मतलब जो पैसे दे रहा है, मतलब तुम पेयर हो और मैं पे हूं जो रिसीव कर रहा है। चेक इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिड्यूशियरी मनी। चेक तो बैंक देती है, प्लीज यार, चेक बैंक जरूर देती है, लेकिन वो चेक को लिखते तो तुम हो ना, तुम उससे पे करोगे या नहीं करोगे वो तो तुम्हारे हाथ में है यार। ठीक है, चेक बस लिख देना इज नॉट सफिशिएंट कि इसके बैंक अकाउंट में पैसा होगा ही और सामने वाला आपको पैसे दे ही देगा। मैंने वो चेक तुमसे लिया है कॉज ऑफ ट्रस्ट ऑन यू। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पे बेटा,
फुल बॉडीड मनी एंड क्रेडिट मनी। फुल बॉडीड मनी ना राजा महाराजाओं के जमाने में चलता था, एंशियंट टाइम्स में। ऐसा मनी जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों बराबर है, उसे बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। एक ऐसा अमाउंट जिसमें मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू दोनों इक्वल होती हैं, उसे बोला जाता है फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी पुराने जमाने में सिल्वर और गोल्ड के कॉइन्स चलते थे ना, तो बेटा अगर उस कॉइन पे 1 रुपए लिखा है तो उसकी वर्थ भी एक्चुअली 1 रुपए की है। मतलब कमोडिटी वैल्यू यानी जिस मेटल का वो बना है, अगर वो सिल्वर कॉइन है तो वो 1 रुपए के सिल्वर का ही बना होगा, इसलिए उस पर 1 रुपए लिखा गया है। ओके। लेकिन बेटा आज के जमाने में कैसा पैसा चलता है? तुमको क्या लगता है जो हमारी इकोनॉमी में 500 रुपए का नोट चल रहा है, वो 500 रुपए का नोट जो है, मतलब अब 2000 रुपए का नोट इज अ रॉन्ग एग्जाम्पल, आई से राइट ईयर 500 रुपीज नोट। ये जो 500 रुपए का नोट हमारी इकोनॉमी में चलता है, ये कैसा मनी है यार? मतलब वो 500 की वर्थ रखता है क्या वो पेपर जिसका वो बना है? ना। वो जो 500 रुपए का नोट है ना, वो 500 रुपए का नोट जो है, उसकी मनी वैल्यू उस पर लिखा हुआ भले ही 500 है, लेकिन जिस कमोडिटी का वो बना है, वो पेपर का जो बना है, कमोडिटी वैल्यू तो बहुत कम है यार बेटा। 100 रुपए का भी नहीं है एक्चुअल में वो। ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो आज की तारीख में रुपया चलता है, दैट इज क्रेडिट मनी, जिसकी मनी वैल्यू जो उस पर लिखा गया है वो काफी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कमोडिटी वैल्यू। ठीक है। ये कैटेगरीज ऑफ मनी हो गई। अगला बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है यार, मनी सप्लाई। जस्ट रिकैप ऑफ टाइप्स ऑफ मनी। क्रेडिट मनी वो होता है जिसका मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू। मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू बराबर है तो दैट इज फुल बॉडीड मनी। अगर लीगल टेंडर की तरह इशू हुआ है अंडर ऑर्डर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, तो वो फिएट मनी है। और अगर हमने सिर्फ एक दूसरे पे ट्रस्ट करके कोई पैसा एक्सचेंज किया है, तो वो फिड्यूशियरी मनी है। ठीक है। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन, इस चैप्टर के अगर दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की मैं बात करूं तो दैट इज मनी सप्लाई एंड फंक्शंस ऑफ मनी। मनी सप्लाई क्या है? टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज मनी सप्लाई। ऐसा कैलकुलेशन जो आप करते हो कि जितनी भी जनता है ना इस देश में, जितनी भी जनता है, सबके हाथ में कितना पैसा है, उसे जब कैलकुलेट किया जाता है तो दैट इज मनी सप्लाई। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी, तुम मैं हम सब लोग एज अ कंट्री, हम सबके पास कितना पैसा है इन हैंड, जब ये कैलकुलेट किया जाता है तो उसे बोला जाता है मनी सप्लाई। द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसे बोला जाएगा मनी का सप्लाई। बेटा कोई भी चीज अगर पीरियड ऑफ टाइम की बात करती है तो वो होता है फ्लो कंसेप्ट, और कोई भी चीज अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करती है तो वो होता है स्टॉक कंसेप्ट। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में ही बड़ा क्लियर है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इसमें बोल दिया गया है। इसीलिए मनी सप्लाई के बारे में अगर पूछा जाए कि मनी सप्लाई है क्या, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। मनी सप्लाई स्टॉक कंसेप्ट है। अब बेटा एक चीज याद रखना, मनी सप्लाई में हम केवल लोगों के हाथ का पैसा कैलकुलेट करते हैं। जो भी पैसा बैंकिंग सिस्टम ऑफ कंट्री के पास है, या फिर जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास है, ये दोनों ही मनी सप्लाई के कैलकुलेशन में ऐड नहीं होंगे। क्यों ऐड नहीं होंगे? क्योंकि बेटा गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, ये दोनों तो खुद ही सप्लायर्स ऑफ मनी है यार। ये तो खुद पैसा छापते हैं और देते हैं इन द इकोनॉमी। इनके पास का पैसा इज नॉट पैसा विथ पब्लिक, पब्लिक के हाथ का पैसा नहीं है वो। ओके। अब बेटा मेजर कैसे करते हैं मनी सप्लाई को? मेनली बेटा 12th में M1 कवर्ड है। आरबीआई ने अलग अलग मॉनेटरी मेजर्स देके रखे हैं, तो सेकंड थर्ड फोर्थ मेजर तो कवर्ड ही नहीं है। तुमको एग्जाम में जो पूछा जा सकता है वो केवल M1 है। 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स है, M1 M2 M3 M4,
अब तो NM1, NM2, NM3 भी आ चुके हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में केवल M1 कवर्ड है। कैसे मेजर करता है आरबीआई कि कितना पैसा है लोगों के हाथ में, कितना पैसा है लोगों के हाथ में, वो निकलता है बाय द फॉर्मूला M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD। M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स, तुम्हारे मेरे हम सबके पास जितना भी कैश है। और वैसे कैसे निकालेंगे कितना है? अरे बेटा करेंसी इन सर्कुलेशन तो पता होती है ना यार, ठीक है। तो तुम्हारे मेरे हम सबके पास जितना भी कैश है ना, वो सब तो ऐड होगा ही, वो सारी चीजें ऐड होगी। पब्लिक के पास कितनी करेंसी है, कितनी इशू कर दी है गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने, तो वो सारा ऐड हो जाएगा इन कैलकुलेशन ऑफ M1। उसके अलावा क्या ऐड होएगा? उसके अलावा एक और चीज ऐड होगी, दैट इज डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट समझते हो? डिमांड डिपॉजिट मतलब ऐसे डिपॉजिट जो हमने बैंकों के पास किए हैं और जो हम विड्रॉ कर सकते हैं ऑन डिमांड। मतलब अगर मैं तुमसे बोलूं कि सेविंग अकाउंट का पैसा, सेविंग अकाउंट का पैसा क्या डिमांड डिपॉजिट है? हाँ, क्योंकि तुम इसे विड्रॉ कर सकते हो ऑन डिमांड। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं फिक्स डिपॉजिट, यार तुम एफडी करके आ गए हो, एफडी मतलब 10,000 रुपए तुमने 1 साल के लिए जमा कर दिए हैं और उस पे 7% का इंटरेस्ट तुमको मिलने वाला है। दिस इज फिक्स डिपॉजिट यार। ये जो फिक्स डिपॉजिट है, ये तुम डेफिनेटली नहीं निकाल सकते हो बीच में। दिस कैन नॉट बी विड्रॉन ऑन डिमांड। या तो पूरी एफडी खत्म होगी, तुम्हारे सेविंग खाते में जाएगी और उसके बाद तुम इसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो एफडी का पैसा जिसे बोला जाता है टाइम डिपॉजिट, ये हमने M1 में ऐड नहीं किया है। लेकिन डिमांड डिपॉजिट मतलब सेविंग खाते का पैसा, करंट अकाउंट का पैसा, ये सब हमने डिमांड डिपॉजिट में ऐड किया है। क्यों? क्योंकि इसे तुम कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। तो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स ऑफ पीपल। ओडी का मतलब क्या है? ओडी, ओडी का मतलब होता है अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मतलब क्या? अदर डिपॉजिट मतलब सारे डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई, देखो स्टार्टिंग में तीनों पॉइंट्स में यही देके रखा है। डिमांड डिपॉजिट विद आरबीआई किस किसके? आरबीआई किसके डिपॉजिट मेंटेन करके रखती है यार? जो बेसिकली पब्लिक के वेलफेयर के लिए यूज किए जा सकते हैं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स एंड फॉरेन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। तो बेटा ओडी में बेसिकली 3 चीजें आती है। पहला, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब जैसे एग्जांपल देके रखा है इन लोगों ने, नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब बेटा ऐसे सारे इंस्टीट्यूशन हैं जो जरूरी नहीं है, जैसे बैंक दोनों फंक्शन परफॉर्म करती है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट भी करती है, हम लोगों से डिपॉजिट लेती भी है और हम लोगों को लोन देती भी है। तो बैंक इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन दोनों में से कोई एक फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके। तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एग्जांपल है नाबार्ड। अगर इनके कोई डिमांड डिपॉजिट्स हैं विद आरबीआई, तो वो भी ऐड होगा इन कैलकुलेशन ऑफ M1, क्योंकि मनी सप्लाई का तो पार्ट है ना यार बेटा, वो पैसा सर्कुलेशन में तो कहीं ना कहीं आया हुआ है। डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई व्हाट? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। एक तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के इंस्टीट्यूशन, और एक है इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब एक और चीज है, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट। कृपया ध्यान दें बेटा, हमारी सेंट्रल बैंक और हमारी गवर्नमेंट का पैसा तो मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूं कि मनी सप्लाई में ऐड होगा ही नहीं, क्योंकि ये पब्लिक के हाथ का पैसा नहीं है यार, ये तो सप्लायर्स ऑफ मनी के हाथ का पैसा है, तो खुद पैसा छापते हैं और बांटते हैं। ठीक है। तो इनके हाथ का पैसा ऐड नहीं होगा। फाइन। लेकिन अगर इसकी बात करें, फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट, इनका पैसा अगर डिमांड डिपॉजिट फॉर्म में पड़ा हुआ है आरबीआई के पास, तो ये जरूर ऐड होगा, बिकॉज दीज आर फॉरेन बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट। ओके। सो देयर आर 3 थिंग्स बेसिकली एडेड इन कैलकुलेशन ऑफ अदर डिपॉजिट। वो थिंग्स है, पहला, डिमांड डिपॉजिट्स विद आरबीआई ऑफ
public financial institution, international financial institution, foreign central banks and foreign governments. Okay. Now coming on to next बेटा, other deposits में क्या include नहीं होगा? Other deposits will not include. It's not going to include what? ये मैंने तुम्हें बता दिया है. गवर्नमेंट के डिपॉजिट्स और डिपॉजिट्स ऑफ बैंकिंग सिस्टम, ये दोनों ऐड नहीं करेंगे हम. ओके. अब बेटा यार M2, M3, M4 वैसे तो सिलेबस में नहीं है, पूछे नहीं जाने चाहिए, लेकिन उसके बावजूद टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं पढ़ा रही हूँ. ठीक है. अगर स्कूल में नहीं बताया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुमको भी नहीं पढ़ के जाना है. लेकिन अगर बाय चांस किसी स्कूल में एग्जाम्स में पूछा जाता है तो फिर यू शुड स्टडी दिस, और सेफर साइड पढ़ ले तो कोई बुराई नहीं है. M2, इनको रियलाइज हुआ कि M1 में अपन ने काफी कम चीजें ऐड करी यार, तो दे इंट्रोड्यूस्ड M2. M2 इक्वल्स टू M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट. M1 तो बेटा पूरा पूरा ऐड हो गई, C प्लस DD प्लस OD. और क्या ऐड कर लिया तुमको पता है ना, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग अकाउंट खुल जाता है. तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई स्कीम में डेफिनेटली ऑप्ट करके रखा होगा. पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग डिपॉजिट्स खुलते हैं. ओके. M1 प्लस पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट, याद रखना बेटा, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट इसमें भी नहीं आया. ऊपर केवल डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स जो थे वो आए थे, DD. तो बस कमर्शियल बैंक के हाथ का पैसा, जो आसपास तुम बैंक्स देखते हो, बस उन्हीं के पास का पैसा जो हमने एज डिमांड डिपॉजिट जमा किया है वो ही ऐड किया था हमने M1 में. पर पोस्ट ऑफिस में भी तो हम पैसा जमा करते हैं, तो बेटा पोस्ट ऑफिस के भी डिमांड डिपॉजिट इसमें ऐड कर दिए जाते हैं. M2 में बस एक ये ही नई चीज है, सेविंग डिपॉजिट आया है केवल, FD अभी भी नहीं आई है. अब आते हैं M3 पर बेटा. M3 में इन्होंने M1 पूरा पूरा लिया है, C प्लस DD प्लस OD. उसके बाद मतलब पता नहीं इन लोगों ने M2 क्यों नहीं ले लिया डायरेक्टली, आई डोंट नो द रीजन. अब यहाँ पे इन्होंने ऐड किया है नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स. M1 में केवल डिमांड डिपॉजिट आए थे कमर्शियल बैंक्स के पास के. M3 में M1 तो पूरा पूरा ले लिया, मतलब ये वाली चीज लेना भूल गए इसमें भी ये लोग. ठीक है. और नेट टाइम डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक्स आया है. टाइम डिपॉजिट मतलब FD को भी ऐड कर लिया है. ये थोड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है बेटा, इसलिए इसे ब्रॉड मनी बोला जाता है. और M1 बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, इसलिए इसे नैरो मनी बोला जाता है. Hence it is known as narrow money. ठीक है. अब ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स भी ऐड किया है. तो बेटा कमर्शियल बैंक वाली सारी चीजें आ गई, डिमांड डिपॉजिट भी आ गया, टाइम डिपॉजिट भी आ गया. अब M4 में ये ब्रॉडेस्ट फॉर्म ऑफ मनी है. M3 पूरा पूरा ले लिया इन लोगों ने, मतलब M1 आ गया है और नेट टाइम डिपॉजिट आ गया है, कमर्शियल बैंक की सारी चीजें आ गई. फिर इन लोगों ने पोस्ट ऑफिस वाली चीज छोड़ दी थी, तो इन लोगों ने अलग से ऐड कर दी. पोस्ट ऑफिस के सारे डिपॉजिट्स एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक तरह की सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट की, जिसमें लॉक इन पीरियड रहता है. ओके. इससे पहले इसमें से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते. तो अगर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के फॉर्म में कुछ भी पैसा है पोस्ट ऑफिस में जो जमा है, तो उसे आपको इंक्लूड नहीं करना है. ओके. कैलकुलेशन ऑफ M4 में. तो M1 इज C प्लस DD प्लस OD, M2 इज M1 प्लस पोस्ट ऑफिस के केवल सेविंग डिपॉजिट्स. फिर M3 में भी M1 है प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स. और फिर M4 में इनको रियलाइज हुआ कि पूरा M3 ले लेते हैं और क्या ऐड कर लेते हैं, टोटल पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एक्सक्लूडिंग व्हाट, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट. अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है बेटा, ये जितने भी डिमांड डिपॉजिट्स की बात हुई है ना, ये सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट्स है. ऊपर हमने जितने भी डिमांड डिपॉजिट बार बार बोले हैं, स्पेशली M1 में DD जो लिखा है, ये सिर्फ नेट डिमांड डिपॉजिट है, ग्रॉस नहीं है. मैम ग्रॉस और नेट में अंतर क्या है? ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट कैसे निकलता है? नेट डिमांड डिपॉजिट में जब इंटर बैंकिंग क्लेम्स हम ऐड कर देते हैं, जो एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा लेना है वो जब उसमें ऐड कर दिया जाता है तो हमें ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट मिल जाता है. हमको ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट नहीं लेना है या किसी भी कैलकुलेशन में,
हमको नेट डिमांड डिपॉजिट लेना है इन आर कैलकुलेशन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, अगला टॉपिक आ गया बेटा सप्लायर्स ऑफ मनी। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आई विल से दिस ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। बेटा कौन कौन होता है सप्लायर ऑफ मनी? पहला, ये भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, इट कैन कम फॉर 3 मार्क्स। फर्स्ट सप्लायर ऑफ मनी इज आरबीआई। आरबीआई का मतलब है सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री। आरबीआई क्या इशू करता है? बेटा सारे नोट छापने की जवाबदारी आरबीआई की है, एक्सेप्ट कौन से नोट को छोड़ के? 1 रुपए का नोट छोड़ के और सारे कॉइन्स छोड़ के, बाकी सारा नोट जो भी है वो इशू कौन करता है? आरबीआई। तो बेटा बेसिकली मेन इशूअर ऑफ करेंसी आरबीआई ही है, ठीक है। अच्छा बच्चों को है ना इस पॉइंट पे बहुत सारी बार लगता है हम नोट छाप सकते हैं। हाँ बेटा छाप सकते हैं, हम खुद ही अपनी कंट्री के नोट छापते हैं, ठीक है। वी ओनली इशू आर करेंसी, ऑल नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। सारे कॉइन और 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? सारे कॉइन और 1 रुपए का नोट इशू करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ आर कंट्री। आरबीआई अलग है और फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग है। हाँ बेटा, गवर्नमेंट अलग होती है और आरबीआई अलग है। आरबीआई एक स्पेशल एक्ट के अंदर बना हुआ है। आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस बोलते हैं इसको, ठीक है। गवर्नमेंट अलग है, गवर्नमेंट मतलब रूलिंग पार्टी, जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है जो रूल कर रही है, ठीक है, दैट इज बेसिकली गवर्नमेंट। एट प्रेजेंट इट इज बीजेपी, राइट? ओके, नाउ सारे कॉइन और 1 रुपए का नोट कौन छापता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। आरबीआई को सारे नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स छापने की जवाबदारी देके रखी है, ठीक है। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, आरबीआई एक मिनिमम रिजर्व मेंटेन करता है। रिजर्व मतलब तुम अपने घरों में रखते हो ना यार, इमरजेंसी सिचुएशन को मीट आउट करने के लिए कितने बार हम अपने घर में भी एक्स्ट्रा सेविंग्स रखते हैं, उसे रिजर्व बोलते हैं कि कभी कोई मुसीबत आए तो यार पैसे पड़े। सिमिलरली आरबीआई ऑल्सो हैज टू मेंटेन अ रिजर्व। रिजर्व किस चीज का? रुपया तो वो खुद ही छापता है, उसको किस चीज का रिजर्व रखना पड़ेगा? फॉरेक्स का, फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज प्लस गोल्ड। गोल्ड क्यों मैम? बेटा गोल्ड किसी भी करेंसी में कन्वर्ट हो सकता है, इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जा सकता है। इनफैक्ट गोल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस है, वो जब हम फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे ना चैप्टर नंबर 10, तो उसमें मैं बता दूंगी कि गोल्ड कितना इंपॉर्टेंट था काफी टाइम पहले से ही। ओके, गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व रखता है आरबीआई टू मीट एनी इमरजेंसी सिचुएशन। कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते तब तो फॉरेन एक्सचेंज अंदर आता है, लेकिन जब इंपोर्ट कर रहे हैं हम चीजों को तो फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, ठीक है। तो वो तो इंपोर्टर जाने, अरे बेटा इंपोर्टर कहाँ से कन्वर्ट करवाता है यार? किसी बैंक में जाके ही कन्वर्ट करवाएगा ना पैसे। ओके, तुम्हारे हाथ में तो रुपया है अभी, तुम्हारी इकोनॉमी में रुपया चल रहा है। तुमको अगर इम्पोर्ट बिल पे करना है और किसी और करेंसी के फॉर्म में पे करना है तो तुमको कन्वर्जन तो करवाना पड़ेगा ना। तो उसके लिए फॉरेन एक्सचेंज का जो भंडार है वो कौन रखता है? आरबीआई रखता है। आरबीआई को मिनिमम कितने करोड़ का रिजर्व रखना है? ये पूरा रिजर्व होना चाहिए कम से कम 200 करोड़ का, जिसमें से 115 करोड़, कम से कम 115 करोड़, इस 200 करोड़ में से कम 115 करोड़ शुड बी इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड। बाकी पैसा किसी भी फॉरेन एक्सचेंज के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन कम से कम 115 करोड़ गोल्ड का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो पैसे इशू करते हैं वो है कमर्शियल बैंक्स। अब सुनो ना, कमर्शियल बैंक्स जो है वो कोई नोट या कॉइन छापता नहीं है, इशू नहीं करता, लेकिन वो फिर पैसे कैसे क्रिएट करते हैं, मनी सप्लाई कैसे बढ़ाते हैं हमारी इकोनॉमी में? लोन बांट बांट कर। अब ये जो पूरा प्रोसेस है ना, क्रेडिट क्रिएशन करके, लोन बांट के, डिमांड डिपॉजिट्स देकर, इस तरह से है ना कमर्शियल बैंक पैसे बांट देते हैं पूरी इकोनॉमी में। ये पूरा प्रोसेस चैप्टर नंबर 5 बैंकिंग में बहुत डिटेल में समझा कर रखा है, ठीक है। तो वो जब हम चैप्टर 5 देखेंगे तो मैं एक और बार बता दूंगी, हाल फिलहाल तुम इतना समझ लो कि कमर्शियल बैंक्स कैसे पैसे क्रिएट करते हैं। कमर्शियल बैंक्स पैसे क्रिएट करते हैं लोन बांट बांट कर, डिमांड डिपॉजिट्स इशू करके इन द इकोनॉमी।
अब बेटा टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 1 नंबर से ज्यादा में नहीं आता। हाई पावर्ड मनी और बैंक मनी में क्या अंतर है? हाई पावर्ड मनी क्या होता है यार बेटा? जितना भी पैसा कैश फॉर्म में है वो हाई पावर्ड मनी है, और उस पैसे के बदौलत जितनी बार मल्टीपल टाइम्स बैंक्स लोन बांट रही हैं वो बेसिकली बैंक मनी है। तो अब मैं हाई पावर्ड मनी के बारे में बोलूं, कॉइन्स, नोट्स एंड कॉइन्स आर हाई पावर्ड मनी। जितना भी नोट एंड कॉइन तुम्हारे पास है एज पब्लिक, वो हाई पावर्ड मनी है। जितना भी कैश कमर्शियल बैंक्स के पास है, कमर्शियल बैंक्स भी अपने पास कुछ कैश रखती हैं, वो भी हाई पावर्ड मनी है। और रिजर्व्स जो आरबीआई के पास है, कमर्शियल बैंक्स को अपने डिपॉजिट्स का एक हिस्सा आरबीआई के पास कैश फॉर्म में जमा करना होता है। तो जो रिजर्व्स आरबीआई के पास होते हैं ना कैश फॉर्म में, वो भी हाई पावर्ड मनी है। 3 चीजें ऐड हुई है बेटा, क्या? करेंसी विथ पब्लिक, कैश रिजर्व्स विथ आरबीआई, एंड कैश विथ कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, ये कहा जाता है बेस मनी। हमारी इकोनॉमी का बेस मनी है ये, जिसके बेसिस पे और फर्दर लोन्स बटेंगे। अगर कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करती हैं, जो यहाँ पे बताया गया था ऑलरेडी तुम्हें, ठीक है, तो उस पैसे को हाई पावर्ड मनी नहीं बोलते। उस पैसे को क्या बोलते हैं? उस पैसे को बोलते हैं बैंक मनी। ऐसा पैसा जो बैंक ने इशू किया है इन द फॉर्म ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये वाली चीजें पूरी, कमर्शियल बैंक्स क्या इशू कर रही हैं, कैसे इशू कर रही हैं, हाई पावर्ड मनी क्या है, क्रेडिट मनी क्या है, ये और अच्छे से समझ आ जाएगा इन आवर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 5, दैट इज बैंकिंग। ओके, तो इसके साथ बेटा ये चैप्टर होता है खत्म। In the next lecture, we are going to start with the next one, that is chapter number 5, banking.